अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमने अपनी कंप्लीट बुक सॉल्व कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो सारे के सारे जो है मैंने तकरीबन आपको 11 चैप्टर्स अपने चैनल के थ्रू जो है वो कवर करवा दिए हैं। अगर बेटा आप मेरे चैनल पर फिर भी आने वाले न्यू कोई भी व्यूज़ हैं जो कि आप चैप्टर नंबर 13 से या एक्सरसाइज 13.2 से आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी वीडियोस बाकी लेक्चर्स भी जो हैं वो एक दफ़ा वॉच कर लें। मे बी आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो आपको समझ आ सके और आपकी हेल्प हो सके। अभी 13.2 के साथ जो है वो हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक पीछे लेक्चर रह जाएगा, एक एक्सरसाइज, वो है रिव्यू एक्सरसाइज 13, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कल तक जो है वो मैं अपलोड कर दूँगी। तो इसके साथ फिर इंशाल्लाह हम जो है वो 10th में मिलेंगे। जैसे ही आपका सिलेबस आएगा वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। ओके बेटा, अभी हमने जो है 13.2 सॉल्व करनी है, तो इसके जो है वो तकरीबन 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया। तो जैसे ही हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक फार्मूलाज, एग्जांपल्स। ठीक है, उसी तरह इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उनके बारे में समझना पड़ेगा, उनकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम ही है। बाकी जो है वो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 13.1 में पढ़ ली है वही रिपीट होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हमें इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी, सॉल्व करने को मिलेगी, ठीक है, पढ़ने को मिलेगी, वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन भी सही से समझ आ जाता है तो नेक्स्ट सारी एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़नी है। उसका आपने जो चीज़ याद रखनी है ना, वो ये फॉर्मूला है जो कि एक्सरसाइज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर आप याद करें तो ये थोड़ा बहुत जो है वो रिलेटिव कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है उस जो है हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में मीन का फॉर्मूला। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो है उसके साथ सिमिलर हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, x/n के, और n किसके इक्वल होता है, समीशन f के। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल है x/n के और n इक्वल है समीशन f के। ठीक है, n पे हमने कौन सी वैल्यू लगानी है, हमने सारे जो f गिवन होगा उसको प्लस करना है और फिर वो n की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। और ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मैं चेक किया मैंने, आपकी रिव्यू में ऐसा क्वेश्चन भी मिली हुई है। ठीक है, और रिव्यू हम जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर रिव्यू में ये तो चांस है कि पेपर में भी आए। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफ्टन स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट और ट्रेल्स। वही बात जो हमने फॉर्मूले में की है वही उसने हमें डेफिनेशन में बता दी है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि जितना स्पेसिफिक इवेंट होता है, ठीक है, उसको फिर टोटल नंबर पर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है और फिर हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब इसकी जो है हमें ज़्यादातर समझ आ जाएगी जब हम जाके क्वेश्चन में इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अभी बस आपने ये जो फार्मूला है वो अच्छे से याद कर लेना है ताकि हम नेक्स्ट जब अपने क्वेश्चन में जाएं तो हमें जो है वो समझने में आसानी रहे। एक ये चीज़ हमने पढ़ ली और एक चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एक हमने पीछे पढ़ा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अभी हमने पढ़ना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सरसाइज के लिहाज से आपके पास जो चीज़ आपने याद करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है n मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इवेंट। जैसे कि ये जो चीज़ है वो आपको एक्सरसाइज 13.1 की याद दिलाएगा कि एक्सरसाइज 13.1 में हमने बेसिक फाइंड ही ये किया है ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे हम। कैसे फाइंड करते थे, प्रोबेबिलिटी a/n/a/ns। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला लगाते थे। तो ये सारी चीज़ इसमें यूज होगी, लेकिन ये साथ किसके मल्टीप्लाई होगा, n के। तो ये फॉर्मूला किसका है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और इसी की जो है उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है। ये भी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी रिव्यू में एज अ क्वेश्चन जो है वो गिवन है। तो लिख लेते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर दैट एस्टिमेट्स हाउ ऑफ्टन एन इवेंट शुड बी अकर डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें जो इवेंट है वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। क्लियर। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज फाउंड बाय यूजिंग द अब देखें एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है वो बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। इस फॉर्मूले से जो है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। सो सिंपल। तो ये 2 डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इनके हमने फार्मूलाज भी अच्छे से देख लिए। अभी जो है वो हमने क्वेश्चंस देखने हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन सबसे पहला जो हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आर रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स रिस्क इन
रशियन आर्मी क्रॉप्स ओवर 2 ईयर्स। अब उन्होंने एक हमें जो है वो डेथ बताई है और ईयर्स भी बताए हैं, ठीक है। टेबल हमें गिवन है, उन्होंने कहा जी फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। आपने क्या करना है, इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है, सिंपल, क्लियर। अब यहाँ पे देखें, रशियन में हॉर्स रेस का एक कह लें कि गेम कह लें, खेलते हुए रशियन में जो आर्मी क्रॉप्स थी उनमें जितने बंदों की डेथ हुई थी वो हमें जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बता दिया गया है और सिंपल बस पूछा गया है कि इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है आप हमें वो बता दें। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम जो ये जो दो चीज़ें हमें गिवन है इसको हमने एज इट इज़ लिख लेनी है और आगे मैं आपको बताती हूँ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। होप सो कि आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद हो, ठीक है। पीछे मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ये मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन क्योंकि हमने बुक पे ही समझ लिया। अब सिंपल ये देखो, ये चीज़ जो है वो हमें बुक पे गिवन है ना, नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, ये वाली ऊपर वाली नंबर ऑफ डेथ्स और नीचे क्या है फ्रीक्वेंसीज, तो ये हमें एफ भी गिवन है, क्लियर। अब जो है हमारे पास हमने एफ को सबको प्लस कर लिया, तो हमने पढ़ा था ना जो एन है वो किसके इक्वल होता है, वो समीशन एफ के होता है। तो एन की जगह पे हमने समीशन एफ वाली वैल्यू पुट कर देनी। अब इसका फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पर इसके साथ ही लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला था एफ बाय एन। वो क्या होता था, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है ना, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एफ बाय एन। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस सबको प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 294, ठीक हो गया 294। अब हमारे पास हमारी वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हर पूरी की पूरी ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है, जो एफ़ की वैल्यू, इनको हम 294 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला तो सेम रहेगा। एफ़ हर वैल्यू पे चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो एफ़ है उसको हमने एन के साथ डिवाइड करते जाना और एन हमारे पास क्या है 294। इसलिए एक हिंट के लिए आप ये याद कर लें कि सारी वैल्यूज़ के नीचे सेम वैल्यू आएगी, कौन सी, जो कि समीशन एफ़ आएगा, क्लियर। और साथ साथ इनके क्या आता जाएगा, जो कि सामने सामने फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगर किसी के पास साइंटिफिक नोटेशन वाला कैलकुलेटर है तो उसके लिए तो बहुत आसान है, वो इस तरह फ्रैक्शन में ही लिखेगा तो उसके पास फ्रैक्शन में ही आंसर आ जाएगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप सिंपल क्या करो, आप इसकी कटिंग कर लो। कटिंग कैसे होगी, ये 6 से कटिंग करो, 6 1 जा 6, 0 7 वैसे चला जाएगा। 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, 4 जा 24, ये 9 है तो 5 इधर आ जाएगा, तो 6 9 जा 54, तो ये हमारे पास 10/49 हमारे पास हमारा आंसर आ गया। वही जो हम अब छोटी क्लासेस में नहीं थे करते कि दो वैल्यूज़ को जो है हमने उनकी कटिंग कर देनी है, डिवाइड नहीं करना, कटिंग करनी है, क्योंकि हमें जो आंसर है वो हमें एफ बाय एन की ही फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने इनका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में ही लेकर आना है। अब जैसे कि 50/294 है, तो हम पहले 2 से, क्योंकि हमेशा हमने 2 से ही कटिंग स्टार्ट करनी होती है, जिसको डायरेक्ट हमें देख के लग रहा हो कि किसी बड़ी वैल्यू से कट हो सकता है तो उसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। अब इसका हमें आइडिया नहीं, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 2 जा 4, 1 इधर आ गया, 2 5 जा 10, उसके बाद 2 1 जा 2 4 जा 8, 1 इधर आ गया, 2 7 जा 14, तो 25/47। इस तरह से आप इस सब को डिवाइड करते जाओगे ना तो आपके पास जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी। ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 87 और 294, क्योंकि 87 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, क्लियर। ये सारी जो है हमने शॉर्ट फॉर्म लिख ली, ऑलराइट। तो ये बस इतना सा जो है वो हमारा क्वेश्चन था, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर। इतना आसान काम, बस आपने क्या करना था, दो फ्रैक्शंस को आपस में कट आउट करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज हमें सेम दी गई हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल दिया गया है, नंबर ऑफ सैंपल दिया गया है, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन 750 सैंपल्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल। अब यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है एफ बाय एन, ठीक है। और एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समीशन एफ। तो ये जो वैल्यूज हमें गिवन है सारी की सारी, ये वाली एफ नंबर ऑफ सैंपल क्या आएगा हमारे पास, एफ होगा। इस सबको हम प्लस कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी वो ऊपर वाली सारी वैल्यू के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। सो सिंपल, जो हमने एक दफ़ा कर लिया वही हम यहाँ पर रिपीट करते आएंगे। देखो ये एक्स वाली वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास एफ वाली, ये इन सबको प्लस करके हमारे पास 100 आ चुका है। इसका मतलब अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या था, एफ बाय एन, ठीक है। तो एन की वैल्यू 100 है, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो 100 पे डिवाइड होती जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास एफ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ओके जी, ये मैं क्वेश्चन 3 करवा रही हूँ, ये हमारे पास, सॉरी, ये क्वेश्चन 2 आ चुका है हमारे पास।
तो उसी तरह यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव सैम्पल्स ऐड कर दिए, यहाँ पर जो है वो सैम्पल्स ऐड है और यहाँ पर आगे हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो ऐड कर ली। अब ये नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव सैम्पल्स लिख लिए। अब ये जो सैम्पल्स हैं ये क्योंकि हमारे पास एफ़ है तो ये इन सबको प्लस किया, इन सबको प्लस करके हमारे पास आ गया 750। ठीक है, अब 750 समीशन एफ़ की वैल्यू, तो समीशन एफ़ किसके इक्वल होता है, एन के, तो यानी कि एन की जगह पे क्या आ जाएगी 750। तो इन सारी की सारी वैल्यूज़ को हमने 750 के साथ डिवाइड करते आना है। अब यहाँ पे 120 है तो 120 बाय 750, 140 बाय 750, 94 बाय 750, 85, मतलब ये सारी वैल्यूज़ के साथ साथ जो है वो हमने 750 लगा कर इनको डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करके आपने पॉइंट में आंसर लाना, हमें ये फ्रैक्शन में ही चाहिए क्योंकि जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसका फॉर्मूला ही हमें ये कहता है कि f बाय n फाइंड आउट करो, एक जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका आंसर गिवन करो। ठीक है, तो इसलिए अब हमने इसको इस तरह ही रखना है। अब देखो 0 0 से कैंसिल हो गया तो हम इसको जो है वो कट कर सकते हैं 3 के साथ, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 इधर आ गया, 3 5 ज़ा 15, तो 4/25 हमारे पास स्मॉल फ्रैक्शन आ गई। उसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 0 0 से, ये 0 वाले क्वेश्चन आसान होते हैं कट करना क्योंकि 0 0 से डायरेक्ट हम कट करके बाकी अपना क्वेश्चन जो है वो आसानी से देख सकते हैं। तो पीछे क्या बचेगा 14 एंड 75, मजीद ये कट नहीं हो सकता तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब इसको जो है हम 2 से कट करना स्टार्ट करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 1 इधर आ गया, 2 7 ज़ा 14, 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 10, ये आ गई हमारे पास। अब मजीद जो है ये कट नहीं हो सकता। इसी तरह आगे जो है आपने इन सारी फ्रैक्शंस को जो है आसानी से कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है कि पहले 0 0 से कट कर लो, फिर देखो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 इधर आ गया तो 5 5 ज़ा 15, तो ये आ गया। फिर हम जो है वो इसको कट आउट कर सकते हैं, 2 के साथ करना स्टार्ट करें, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 1 इधर आ गया, 2 7 ज़ा 14, 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा, ठीक है। अब मजीद इसको हम 3 से कट कर लेंगे तो हमारे पास अब फाइनल आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बात करने का समझाने का मकसद बस यही है कि आपने करना क्या है, आपने इनको सिंपल से सिंपल फॉर्म में लेके आना है वहाँ तक जहाँ तक कि ये एटलीस्ट लास्ट वैल्यू नहीं आ जाती जो कि एक दूसरे के ऊपर कट ना हो सके। जहाँ तक वैल्यू कट होगी आपने इसको कट करके शॉर्ट करते जाना है। ठीक है, यही आपके पास जो है आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड। ठीक है, एक क्विज कंपटीशन किया गया जिसमें जनरल नॉलेज जो है वो कलेक्ट किया गया है। द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर आउट ऑफ 5 क्वेश्चन फॉर 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चन इन गिवन बिलो। ठीक है, अब जिनके 5 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं 100 सेट क्वेश्चन में से, वो जो है हमें एक डाटा उन्होंने दे दिया गया ग्रुप डाटा। अभी हमारे पास एक्स है, मतलब 0 to 5 क्वेश्चन थे, उनमें से 10 से 1 के ठीक हुए हैं, 23 बच्चों का 1 वाला ठीक हुआ है, 15 का 2 वाला, 25 का 3 वाला। इस तरह से उन्होंने जो है हमें एक टेबल बना के दे दिया और लिखा गया है जिसके भी जो है वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करो। तो सो सिंपल, हमने 2 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के फाइंड आउट कर लिए। अब हमने करना क्या है, हमने एफ वाली वैल्यू को प्लस करना है, प्लस करके हमारे पास समीशन एफ आ जाएगा। हम जानते हैं समीशन एफ हमारे पास एन के इक्वल होता है, तो हमने जो है वो एन की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा देनी है, 100 है, और 10 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, 23 को 100 पे, और इसी तरह से ये सारी वैल्यू जो है हम 100 पे डिवाइड करते आएंगे। तो हमारे पास जो है हमारी इनकी शॉर्ट फॉर्म में जो वैल्यू आ जाएगी जो कि मजीद कट नहीं हो सकती, वो हमारे पास हमारी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। क्लियर? ओके जी, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे वैल्यू है लिखी हुई, A survey was conducted from the 50 students of a class and asked about their favorite food। ठीक है, एक सर्वे किया गया है, समझ लो कि जनरल नॉलेज के लिए क्लास का जो है वो सर्वे किया गया है। क्लास में मौजूद बच्चों से पूछा गया है कि उनको कौन कौन सी जो है वो फूड पसंद है, खाने में उनको क्या पसंद है। अब जो फूड आइटम है ना वो हमारे पास 5 है, बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू, स्वीट्स। ठीक है, अब 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट में से 40 को बिरयानी पसंद है, 7 को फ्रेश जूस, 21 को, मतलब एक बच्चे को 2 चीज़ें भी पसंद हो सकती है ना। अब आपने ये नहीं कहना कि 50 स्टूडेंट है इन सबको तो मिला के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम जो है वो ये कर रहे हैं कि कितने बच्चे हैं जिनको जो बिरयानी पसंद करते हैं, 7 फ्रेश जूस पसंद करते हैं। अब आप है ना, आपके पास 2 चॉइस हो तो आप इनमें से कोई सी 2 चीज़ें चूज़ कर लोगे। इस तरह का जो है वो मामला क्रिएट हुआ है। हमने जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स फाइंड करनी है जो कि 4 हैं, जिनमें से सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। ये नहीं पूछा कि कितने बच्चे जो हैं वो बिरयानी पसंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टोटल परसेंटेज बताओ जो कि बिरयानी लाइक कर रहे हैं। ठीक है,
तो हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं, ये चीज़ें हमें गिवन है, हम जो है वो इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सबसे पहले निकाल लेनी है, जो कि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगी। तो सबसे पहले हमने जैसे कि बाकी 3 क्वेश्चन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, हम इसकी भी निकाल लेंगे। ये 2 चीज़ें हमें गिवन थी ना, फूड आइटम और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अच्छा जी, अब इन सबको प्लस किया तो ये हमारे पास बना 108। तो हम जानते हैं समीशन एफ जो है वो एन की इक्वल होता है, तो एन की जगह पे हमने 108 लिखते जाना है और ये सारी वैल्यूज हमने इस तरह ऐड कर दिया। आप इसको जो है वो स्मॉल शॉर्ट वैल्यू में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम कट आउट करेंगे 2 0 ज़ा 0 सॉरी 2 ज़ा 4 0 7, वैसे ही 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आ गया, 2 7 ज़ा, तो बस ये 10/27 हमारे पास शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। लेकिन इस सब की ज़रूरत नहीं है, इतना भी हमारे क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। क्लियर। अब जैसे कि इसकी सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास गिवन थी, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बिरयानी लाइक करते हैं। तो बिरयानी वाली जो परसेंटेज आएगी, जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ। ठीक है। परसेंटेज का क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने अपने स्कूल में जो है वो 3 और 4 क्लास के बच्चों को भी करवाया था। ठीक है। सेम इस तरह से परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो ये बात याद रखें, जिस चीज़ की अपने परसेंटेज फाइंड करनी होती है उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा जी, अब आपने 40 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 108 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आपकी परसेंटेज आ जाएगी 37। मैं आपको एक दफ़ा करवा भी देती हूँ यहाँ पे। ठीक है। 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 108, ये देखें 37.0। तो 0 से पहले पहले जो है हम अमाउंट कंसीडर करेंगे, तो ये 37 हमारे पास हमारा आंसर। सो सिंपल। लिखा हुआ है हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन था, क्या था, हाँ चिकन था, यहाँ पे एन आएगा, चिकन। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको चिकन पसंद है। तो हम यहाँ पर आएंगे अपने क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे चिकन वाली जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 21/108 वो लिखा। अब परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वही काम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है 19.44 आएगा। अब देखो, अगर आपने पैसे किसी को देने हैं, ठीक है, तो आप उसको अगर आपने 19 रुपये से कुछ ज़्यादा देने हैं, ठीक है, और 20 से कुछ कम देने हैं, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता वो ज़माना चलेगा कि जहाँ पे हम चवानी वगैरह ऐड कर लें। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में अगर हमने 19 से ज़्यादा देने हैं तो हम फिर 20 ही देंगे, तो इसलिए फिर इसको जो है हमने अप्रोक्सीमेटली रख लिया 20 है। नेक्स्ट है विच फूड इज़ द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स, कौन सी ऐसी फूड है जो सबसे कम बच्चों ने पसंद की। तो यहाँ पे देख लें सारे बच्चों के नंबर लिखे हुए, सबसे कम जो है वो बच्चों ने फ्रेश जूस जो है वो पसंद किया है। ठीक है। तो इसलिए सबसे कम जो आएगा फूड आइटम आएगी वो क्या आएगी, फ्रेश जूस। और विच फूड इज़ मोस्ट प्रेफर्ड, तो यहाँ पर हम देख के कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को बिरयानी पसंद है, तो हमने सिंपल अपने फॉरवर्ड स्टेटमेंट में उसका आंसर लिख दिया बिरयानी। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 5। तो लिखा हुआ है इन 500 ट्रेल्स ऑफ थ्रोन ऑफ 2 डाइस। ठीक है। व्हाट इज एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। ऑलराइट। अब यहाँ पे देखें ट्रेल्स में जो है वो 2 डाइस को थ्रो किया गया है, और अब वो जानना ये चाह रहे हैं, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हुई, अब एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी की बात हुई है। तो अगर आपको याद हो कोई एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो है वो मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी इवेंट। ठीक है। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए। अब जिसमें जो हमें हिंट मौजूद है वो ये है कि इसका जो सम है वो 8 के ग्रेटर देन है। ठीक है। 8 से ज़्यादा है, और इसको जो है डाइस को 2 डाइस को थ्रो किया गया है। तो हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसको अच्छे से कर लेते हैं। लिखा हुआ है जो चीज़ें हमें गिवन थी। ठीक है। 2 डाइस है ना। अब 2 डाइस में आपको पहले बता दूँ, ये क्वेश्चन हमने 13.1 में भी सॉल्व किया था। 1 डाइस की होती हैं 6 साइड। ठीक है। तो 2 डाइस हो गए, तो 6 × 6 करो। हाँ ठीक है। 6 × 6 कितना आ जाएगा, 36। तो आप काउंट भी करके देख लेना। ठीक है। जिस तरह से हमने टेबल बनाना था, आपको याद हो तो मैंने टेबल भी बनाया था 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ठीक है। तो उस तरह से अगर 2 डाइस होंगे तो फिर हम मैक्सिमम उनके जो प्रोबेबिलिटी आ सकती है वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी 36। ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास क्या आ गया, 36। अब इवेंट जो है वो हमें ये बताया जा रहा है कि जो सम है वो ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, यानी कि
दो नंबर को अगर प्लस किया जाए तो वो क्या होना चाहिए, वो 8 से ज़्यादा होना चाहिए। मेरा ख्याल मेरे पास नोट है तो मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिखा देती हूँ जहाँ पर मैंने टेबल क्रिएट किया था। 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में ये टेबल क्रिएट किया गया था, ठीक है। डॉट्स वाला जो जहाँ पर हमने जो डाइस थे उनको रोल किया था, तो इस तरह से जो है उनकी प्रोबेबिलिटी आई थी। इस तरह अभी भी 2 डाइस को हम रोल करेंगे, इस तरह की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर हम वो वाला जो है वो नंबर चूज़ करेंगे जिन दोनों को आपस में प्लस किया जाए तो 8 से ज़्यादा उनका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 8 नहीं, 8 से ज़्यादा। जैसे कि ये 5 को प्लस करो तो 10 आ गया, 5 और को प्लस करो तो 9 आ गया। क्लियर हुआ? ओके जी, अभी हम काफ़ी पीछे आ गए हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके जी, तो यहाँ पर उन सब में से मैंने देख लिया, दोबारा जब मैंने बनाया तो मैंने चेक किया कि यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स आ रही हैं जो कि आपस में जिनको प्लस किया जाए तो उनका आंसर 8 से ज़्यादा आता है। 3 6 9 आ गया, 4 5 9, 4 6 10, 4 5 9, 5 5 10। इस तरह से आपके पास सारी वैल्यूज़ अबव 8 होंगी, ठीक हो गया। तो अब ये जितने ग्रुप्स आए हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना आ गया, नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास 10 आ गया। वही सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो टोटल इनका जो सैंपल नंबर था वो था 36, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में आपने क्वेश्चन सोल्व किया 13.1 में। तो यहाँ पर सिंपल जैसे प्रोबेबिलिटी हम 13.1 में सोल्व करते थे वैसे हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल ली। निकालने के बाद अब हमने ऐसी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो क्या थी, उसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी इवेंट, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी इवेंट का आंसर क्या आया वो लिखा और उसको मल्टीप्लाई हमने करवा देना है n के साथ। तो अब यहाँ पर n क्या था, ये n था हमारे पास 500 ट्रेल्स। कितनी दफ़ा ट्रेल किया गया, 500 टाइम किया गया। तो ये 500 जो एक स्पेसिफिक नंबर है हमारे पास, ये क्या है, n, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको n की जगह पे रख लेना है। तो 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 500 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5000, 5000 को 36 का डिवाइड करो डायरेक्ट कैलकुलेटर के साथ, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 139। तो अब एक्सेप्टेड जो फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारे पास क्या है, 139। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट ₹120 इफ द obtains at least 2 heads in single toss of 3 coins, ठीक है। अब एक बंदा है, उसने जो है उसको 120 रुपये मिले, ठीक है। अब वो उसने जो है obtain at least 2 heads पर्सन हु इज टू गेट, ठीक है। उसने क्या किया, उसके पास 3 कॉइन्स थे, उसने तीनों कॉइन्स को जो है वो टॉस किया। अब एक कॉइन्स में अगर 2 साइड्स होती हैं तो उसको टॉस करेंगे हम, तो ये 2 की पावर 3 करो तो आपके पास 8 आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो टोटल सैंपल नंबर आएंगे वो कितनी आएंगी, 8 आएंगी। तो फाइंड आउट क्या करना है कि हमने वो फाइंड करना है कि एटलीस्ट एक टाइम पे जब उसने तीनों सिक्कों को एक दफ़ा फेंका तो उनके ऊपर एक टाइम पे 2 हेड आना लाजमी, यानी कि किसी 2 सिक्कों के ऊपर हेड आना लाजमी है। वो सिचुएशन जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हमने जो है वो एक सैंपल बना लिया कि कोई भी एक पर्सन है, अगर वो 3 कॉइन्स फेंकता है तो हो सकता है तीनों पे एक टाइम पे हेड हो, ठीक है। हो सकता है तीनों पे एक टाइम पे टेल हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आ जाए और एंड वाले पे टेल आ जाए, दरमियान वाले पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले दोनों पे टेल आ जाए और लास्ट वाले पे हेड आ जाए। इस तरह से हमने इनकी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट करके, ये देखो 2 की पावर 3 करो तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो 8 बनेंगे जिनके कि हर वैल्यू जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अगर ये तीनों हेड है तो और कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जहाँ पे तीनों हेड आए। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा जी, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल 8 आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना था कि जिनके ऊपर एटलीस्ट 2 टाइम हेड होना चाहिए। इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू जहाँ पर 2 टाइम जो है वो हेड है, एटलीस्ट उसने कहा है। ये नहीं कहा कि सिर्फ वो चूज़ करो जहाँ पर 2 टाइम हेड है, उसने कहा है कि वो वाली वैल्यू बता दो जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा हेड हैं। तो ये इसको भी हम चूज़ कर लेंगे, उसके बाद इसको और इसको, 1 2 3 4 वैल्यू हमने लिख ली और ये हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा। सिंपल वही प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा के 4/8 कर देंगे, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल। 4 1 4, 4 2 8। अब एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई n। तो n क्या हुआ, यहाँ पे जो हमें एक्सेप्टेड स्पेसिफिक नंबर गिवन है 120, जैसे पिछले क्वेश्चन में 500 गिवन था, यहाँ पे 120 गिवन है। तो ये हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे लिख देंगे 2 1 2, 2 6 12, 0 7 ऐसी। तो जो हमारे पास एक्सेप्टेड रेशो आएगी, जो एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आया, ₹60। क्लियर?
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर भी हमने एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है, वही सेम उसी का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई है और px की वैल्यू दी गई है। अब सिंपल आपने बेटा क्या करना है, एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का सिर्फ एक ही फार्मूला है कि क्या किया जाए, ये x को मल्टीप्लाई किया जाए ये px के साथ, ठीक है। ये यानी कि जैसे हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, n को मल्टीप्लाई कर दिया जाए pa के साथ, तो ये pa जो है आपके पास यहाँ पे px है और ये n की फॉर्म जो है यहाँ पर आपके पास x है, ठीक हो गया। सॉरी n की वैल्यू हम लिखेंगे और ये जो स्पेसिफिक नंबर हमारे पास गिवन है ये हमारे पास जो है वो n है। 200 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, n आ गया। अब n की वैल्यू जो है हमने सब के साथ, यहाँ पे देखो आप नज़र आ रहा होगा, सब के साथ मैंने 200 लिखा है, तो वो कौन सी वैल्यू है, वो n की वैल्यू, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, ये pa के साथ। 0.11 के साथ मल्टीप्लाई होगा 200 तो 22 आ जाएगा, 21 के साथ होगा तो 42, उसी तरह 0.17 के साथ तो 34। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करके ना देख लेना। मैं एक वैल्यू मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, ये 0.07 मल्टीप्लाई 200, ये सबसे लास्ट वाली वैल्यू मैंने की है, तो ये हमारे पास 14 आ गया। समझ आई। तो बस यही हमारे पास जो हमारी एक्सेप्टेशन थी, यही हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। दोबारा देखो, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था नंबर जो इसकी एक्सेप्टेशन फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करो, और जो एक नंबर हमें स्पेसिफिक वो दे देते हैं ना, जैसे कि पिछले रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हमने सोल्व किए हैं, वो हमारे पास क्या होता है, वो n होता है। अब ये जो px की फॉर्म में दिया गया ना, ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी n के साथ, तो n सब में सेम रहेगा 200, और ये प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज होती जाएगी, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास 8, लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s while tossing 6 dice is 2/5। द डाइस इज रोल 200 टाइम्स, डाइस को 200 टाइम रोल किया गया है और उसका जो है वो एक टाइम पे जो है उसके 5 6 आए हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है टॉसिंग डाइस वो है 2/5, ठीक है। How many times would you accept it to show 5 6s? तो आप ये बताएं, इसको सीधी फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम ये क्या बता सकते हैं कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि एग्जैक्ट जो है वो उसके ऊपर 5 6 आए होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमें पता है डाइस है, तो अगर उसको हम जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास दे दी ना उसने, ये देखो ये हमारे पास 2/5 जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है, तो इसको हमने लिख लिया। अब इसकी सिंपल एक्सेप्टेशन हमने फाइंड करनी थी, तो वो हमें यहाँ पर देखें नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा ये 200 टाइम्स। 200 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने प्रोबेबिलिटी के साथ, ये 200 हमारे पास हमारा n आ गया। ये उसने लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी जो आई है वो क्या है 2/5, प्रोबेबिलिटी हमें पता है वो है 2/5, नंबर जो है हमें वो पता है वो क्या है n है, हमें ये भी पता है। यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमने जो है वो एक्सेप्ट लिखा हुआ ना, एक्सेप्ट तो मतलब एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल एक्सपेक्टेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपेक्टेशन फ्रीक्वेंसी वाला। तो जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो लिखेंगे, जो नंबर यहाँ पर आप ये भी लिख लें, नंबर जो है हमारे पास n जो है वो है हमारे पास 200, तो n की जगह पे यहाँ पे फार्मूला भी बेहतर है, लिख लें प्रोबेबिलिटी a मल्टीप्लाई n, तो ये प्रोबेबिलिटी लिखी मल्टीप्लाई 200, ये देखें 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 0 7 वैसे ही, तो 2 40 ज़ा 80, तो 80 टाइम्स ऐसा हुआ है कि उसके पास जो है वो 5 6s आए हैं, ठीक है। अगर 200 टाइम डाइस को वो रोल कर रहा है तो उसके पास 80 टाइम है कि उसके पास 5 आया हो, ठीक है बेटा। इसके साथ जो है वो हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट होगी, लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 13.2 भी एक ही पार्ट में जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक हमारी रिव्यू एक्सरसाइज रह गया, उसके बाद हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा और वेट करिएगा 10 क्लास के नोट्स का। अल्लाह हाफिज़।